हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IEIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको फिज़िक्स चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विश्लेषण। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र क्या है? आंसर है, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक किसे कहते हैं? तो नेत्र गोलक, मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है। आँख के गोले को नेत्र गोलक कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक किसे कहते हैं? आंसर है, नेत्र गोलक की सबसे बाहरी परत जो सफ़ेद और मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है उसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्निया किसे कहते हैं? उत्तर है, आँख के अगले और उभरे हुए पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोराइड किसे कहते हैं? उत्तर है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है उसे कोराइड कहते हैं। कोराइड दो परतों में बटा होता है। आगे वाली परत को परितारिका या आइरिस कहते हैं। पीछे वाली परत को पक्षमावी या सिलियरी पेशिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, परितारिका या आइरिस किसे कहते हैं? उत्तर है, कोराइड के आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने और फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होती है, इसलिए इसे परितारिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षमावी या सिलियरी पेशिया किसे कहते हैं? उत्तर है, कोराइड के पीछे वाली परत को पक्षमावी या सिलियरी पेशिया कहते हैं। ये पेशिया जिलेटिन जैसे पारदर्शक और मुलायम पदार्थ से बने होते हैं जिसमें उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस किसे कहते हैं? उत्तर है, सिलियरी पेशियों में जिलेटिन जैसे पारदर्शक और मुलायम पदार्थ होता है जिसमें उत्तल लेंस होता है, उसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टि पटल या रेटिना किसे कहते हैं? उत्तर है, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टि पटल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुतली किसे कहते हैं? उत्तर है, परितारिका के बीच के छेद को पुतली कहते हैं। यह फैलती और सिकुड़ती है। क्वेश्चन है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं? उत्तर है, आँख का वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपने फोकस दूरी को समायोजित करती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य आँख अनंत दूरी से कितने दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है? उत्तर है, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? उत्तर है, आँख जिस न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे D से सूचित किया जाता है और यह दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न है, दूर बिंदु किसे कहते हैं? उत्तर है, वह दूरस्थ बिंदु जहां पर स्थित वस्तु को बिना समंजन के साफ साफ देख सकते हैं उसे दूर बिंदु कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। सामान्य क्षेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत है। अगला प्रश्न है, निकट बिंदु किसे कहते हैं? उत्तर है, वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र समंजन क्षमता की क्रिया द्वारा स्पष्ट देख सकता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। इसे N से सूचित किया जाता है। सामान्य क्षेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है।
अगला प्रश्न है, दृष्टि परास किसे कहते हैं? उत्तर है, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? उत्तर है, आँख का वह दोष जिसके कारण दूर या नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे उसे दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 1 निकट दृष्टि दोष, 2 दूर दृष्टि दोष, 3 जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? उत्तर है, आँख का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष होने के कारण को लिखें। उत्तर है, निकट दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित कारण है। 1 है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, 2 नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है? उत्तर है, निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस या अपसारी लेंस द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? उत्तर है, आँख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष होने के कारण को लिखें। उत्तर है, दूर दृष्टि दोष होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, नेत्र गोलक का छोटा होना, दूसरा नेत्र लेंस का अधिक पतला होना। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष के उपचार को लिखें। दूर दृष्टि दोष का उपचार में उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। या क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? उत्तर है, आँख का वह दोष जिसमें दूर और नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यह वृद्धावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, जरा दूरदर्शिता होने के कारण को लिखें। जरा दृष्टि दोष के उपचार को लिखें। उत्तर है, जरा दृष्टि दोष के उपचार में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऊपर में अवतल लेंस और नीचे में उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उत्तर है, जब तारों से प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी तक पहुंचने में विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना होता है, इसलिए प्रकाश की दिशा विचलित होती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं, क्यों? उत्तर है, चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के नज़दीक है, जिसके कारण ग्रहों के प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल में कम दूरी तय करना पड़ता है, जिससे अपवर्तन और प्रकीर्णन कम जाता है, इसलिए चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या रक्तमा दिखाई देता है, क्यों? उत्तर है, सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परत से गुजरती है, जिसमें नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं? उत्तर है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है
तो अपने 7 अवयवी रंगों में बंट जाता है। उन रंगों को जिस पट्टी पर उतारा जाता है उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम का एक सिरा बैंगनी रंग का तथा दूसरा सिरा लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? उत्तर है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने अवयवी रंगों में बंट जाता है, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के रंगों का तरंगदैर्घ्य। रंग यहाँ पे बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 400 से 440 नैनोमीटर, जामुनी रंग का 440 से 460 नैनोमीटर, नीला रंग का 460 से 500 नैनोमीटर, हरा रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 500 से 570 नैनोमीटर, पीला रंग का 570 से 590 नैनोमीटर, नारंगी रंग का 590 से 620 नैनोमीटर, लाल रंग का 620 से 700 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? उत्तर है, वर्षा की बूंदें प्रिज्म जैसा व्यवहार करती है। जब सूर्य का प्रकाश इन वर्षा के बूंदों से होकर गुजरता है तो अपवर्तन होता है और अपने अवयवी रंगों में बंट जाता है, तो हमें 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई देती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? उत्तर है, जब प्रकाश किसी कण पर पड़ती है तो विभिन्न दिशाओं में छितराने लगती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोलाइड किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहते हैं, जैसे दूध में जल का कोलाइड। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? उत्तर है, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूलकणों आदि से प्रकीर्णन होता है। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यही नीला रंग हमारी आँखों तक पहुँचता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? उत्तर है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वह दूर से ही दिखाई देता है। इसलिए रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? उत्तर, बैंगनी। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? उत्तर है लाल। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? उत्तर है बैंगनी। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? उत्तर है लाल। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रिज्म की सहायता से सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था? उत्तर है न्यूटन ने। और कब? तो 1642 से 1727 में इन्होंने सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। इस तरह से आपका चैप्टर 3 का VVI सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।